प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी पाठ 3 कृतिका, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर का एक व्यंग एकांकी है। इसमें उन्होंने विवाह संबंधी समस्याओं को चित्रित किया है, जिसमें राम स्वरूप एक लड़की का पिता है। लड़की का नाम उमा है, वो बीए पास है। प्रेमा लड़की की माता है। रतन घर का नौकर है। आज उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर आने वाले हैं। इन सब की तैयारियां चल रही है। राम स्वरूप एवं उसके परिवार के सभी सदस्य घर को सजाने में लगे हुए हैं। सारी तैयारियां हो रही हैं। घर में एक तख्त है और उस पर एक सफेद चादर बिछा दी गई है। घर का नौकर रतन भी घर के काम में व्यस्त है। तख्त पर हारमोनियम, सितार आदि सजाए गए हैं। उमा की संगीत की परीक्षा वहीं होगी। प्रेमा ने नाश्ते में सब वस्तुएं सजा दी हैं। नौकर मक्खन लेने जाता है। राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को कहता है कि वह उमा को कहे कि वो सज संवर कर आए, किंतु उमा मुंह फुलाए बैठी है। उसे बाहरी दिखावा अच्छा नहीं लगता। माँ बेटी के व्यवहार से तंग है। उमा बीए पास है, किंतु वर पक्ष को उसकी शिक्षा मैट्रिक तक बताई गई है। राम स्वरूप ने अपनी पत्नी को समझा दिया है कि जब वर पक्ष वाले आए तो वह उमा को सजा सवार कर भेजे, किंतु उमा को पाउडर आदि वस्तुएं प्रयोग करने का शौक नहीं है। तभी शंकर और उसके पिता गोपाल बाबू आ जाते हैं। गोपाल बाबू की आंखों से लोक चतुराई टपकती है। उसकी आवाज से पता चलता है कि वह अनुभवी और लालची है। शंकर कुछ खीसे निपोरने वाले नौजवानों में से है। उसकी आवाज पतली और खिसियाहट भरी, कमर कुछ झुकी हुई है। बाबू राम स्वरूप उन दोनों को अत्यंत आदर भाव के से स्वागत करते हुए बिठाते हैं। बातचीत करते हुए राम स्वरूप ने शंकर की शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त की। बाबू गोपाल प्रसाद ने बताया कि शंकर 1 साल बीमार पड़ गया था। क्या बताऊं कि इन लोगों को उसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मीन्स खा जाते थे, मगर फिर भी खाने को बैठते तो भूख वैसी की वैसी। पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12-12 घंटों तक सीटिंग हो जाती थी। बातचीत करते हुए गोपाल प्रसाद ने पूछा कि आपकी बेटी तो ठीक है, उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में जो सुना है वह तो गलत है ना। साफ बात यह है कि हमें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है। नाश्ता समाप्त हो चुका है। तभी उमा हाथों में तस्तरी लिए वहां आ जाती है। उसने सादगी के कपड़े पहने हैं। उसकी गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें झुकाकर देखते हैं। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है। उमा जब चेहरा ऊपर उठाती है तो उसकी नाक पर रखा हुआ चश्मा दिख जाता है। बाप बेटा दोनों एक साथ चौंक कर कहते हैं, चश्मा? बाबू राम स्वरूप बात को संभालते हुए कहते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। बापू गोपाल प्रसाद उमा को बैठने के लिए कहते हैं। वह उससे गाने बजाने के विषय में पूछते हैं। राम स्वरूप उमा को एक आध गीत सुनाने के लिए कहते हैं। उमा उन्हें मीरा का भजन गाकर सुनाती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गीत में तल्लीन होने पर उसका मस्तक ऊपर उठा। उसने शायद शंकर को पहचान लिया। वह गाते गाते एकदम रुक गई। उमा उठने को हुई तो उसे रोक लिया गया। फिर गोपाल प्रसाद उससे पेंटिंग सिलाई की शिक्षा के विषय में पूछने लगे। तसल्ली होने पर इनाम आदि की जानकारी भी चाहिए। इस पर वह चुप रही। जब उमा से संबंधित अधिकतर प्रश्नों के उत्तर उसके पिता ने दिए तो गोपाल प्रसाद ने कहा, जरा लड़की को भी तो मुंह खोलने दीजिए, पता तो चले कि इसे बोलना भी आता है या नहीं। उमा ने कहा। पिता ने उमा को जवाब देने के लिए कहा। उमा ने कहा, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। पसंद आई तो अच्छा, वरना। राम स्वरूप
के रोकने पर भी उमा नहीं रुकती है। कहती है, ये जो महाशय मेरे खरीदार बन के आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि लड़कियों के दिल नहीं होते क्या? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या वो बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? वह पुनः कहती है कि क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? और आप जरा अपने इस साहबजादे से तो पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। इस पर गोपाल प्रसाद पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तब उमा कहती, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और बीए पास हूँ। कोई पाप नहीं किया मैंने, कोई चोरी नहीं की है और ना ही आपके पुत्र की भांति ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। गोपाल प्रसाद और शंकर अधिक अपमान न सहन कर सके और वे चलने लगे। तभी उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर ये तो पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। उमा के इन शब्दों से गोपाल प्रसाद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह निराश होकर बाहर निकल जाता है। शंकर का चेहरा रुआंसा हो जाता है। राम स्वरूप भी कुर्सी पर धम से बैठ जाता है। उमा सिसकियां भरने लगती है। तभी रतन मक्खन लेकर आ जाता है। इस प्रकार एकांकी का अंत करुणाजनक स्थिति में हो जाता है।